नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयुष जो भर्ती परीक्षा है, इसकी जो एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और याद रखना है मेरे भाई, 12 जनवरी को आपकी ये भर्ती परीक्षा होने जा रही है। इसलिए आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम जल्दी ही करवा रहे हैं। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, समय से पहले आपका ये सिलेबस करवा देंगे। देखो, ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट करा दिया। आज हम देखेंगे इस 4 टॉपिक में से सबसे पहले यानी दूसरे नंबर का जो टॉपिक है, क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की प्रमुख फसलें। सबसे पहले इसका पहला आप पॉइंट देखेंगे, एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ राजस्थान, इसकी चर्चा करेंगे। और आज के इसी सेशन में 2.2 यानी एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन एंसेंट एंड मिडाइवल राजस्थान, इसकी भी चर्चा करेंगे। यानी आज की इस वीडियो में आपका टॉपिक 2 है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एक वीडियो इसका और एक इसका, मतलब आपको निश्चिंत रहना है, समय से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले क्रॉप्स ऑफ राजस्थान की चर्चा करते हैं मेरे भाई, यानी राजस्थान की फसलों की चर्चा करेंगे। और देखो, राजस्थान की फसलें हैं, ये तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। राजस्थान की फसलें पहले भी मैंने आपको पढ़ा दी, क्या वही पढ़नी है? नहीं मेरे भाई, राजस्थान में इनकी कुछ कुछ बातें आपको आयुष से जोड़ के पढ़नी है, यानी टॉपिक ही आपका अलग दिया है। यानी आपसे कहा गया है कि फसलों के प्रमाण हैं, ये आपको बताने पड़ेंगे। राजस्थान में जो आपकी फसल है, इनकी उत्पादन के प्रमाण आपको देने पड़ते हैं। बात कहने का मतलब, सीधा सीधा मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति केवल शिकारी संग्राहक तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहां नवपाषाण काल की मैं बात कर लो, ताम्र पाषाण काल की बात कर लो, यहां कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुई थी। यानी नवपाषाण की मैं बात करता हूं, ताम्र पाषाण काल की बात करता हूं, उस समय भी यहां की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो यहां कृषि पर ही आधारित थे। इसलिए पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त जो आपके अनाज के अवशेष बचे हैं, खेतों के अवशेष बचे हैं, कृषि के कुछ उपकरण हैं या भंडारण की संरचनाएं हैं, ये सब ये हमें सबूत देती हैं, प्रमाण देती हैं कि यहां पर राजस्थान में फसल उत्पादन किया जाता था। समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको देख लेता हूं। सबसे पहले आप कृषि की स्थिति है वो काल के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी है। यानी एक तरफ मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको बात याद रखनी है मेरे भाई कि प्राग ऐतिहासिक काल एवं कृषि का विकास कैसे हुआ है, आपको याद रखना है। देखिए, प्रागैतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल एवं कृषि का विकास, इस काल में आपकी जो कृषि है, इस कृषि का विकास है वो किस प्रकार हुआ है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, यहां आपको याद रखना है। मैं पुरा पाषाण काल की बात कर लेता हूं। यानी एक तरफ तो मैं लिख देता हूं इसमें काल की स्थिति, एक तरफ तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, काल। एक डायग्राम आप बना लेंगे ताकि आपको सारी बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। और इस डायग्राम से जब हमारा प्रश्न भी पूछा जाएगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको आएगी नहीं। यानी किस काल की हम बात कर रहे हैं और इस काल के समय राजस्थान में कृषि है, उस कृषि की स्थिति क्या थी, इसकी भी चर्चा हो जाएगी। समझ में आ गई मेरे भाई? एक काल की बात हो जाएगी और इस समय हमारे यहाँ राजस्थान में कृषि की क्या स्थिति है, उसको भी साथ में हम यहाँ पर नोट करते हुए चल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि पुरा पाषाण की। यानी जब आपका राजस्थान में पुरा पाषाण का काल चल रहा था, तब पुरा पाषाण काल में आपकी यहाँ स्थिति कृषि की किस तरह थी, इसकी हमें सबसे पहले क्या करनी है, चर्चा करनी है मेरे भाई। चलिए, पुरा पाषाण काल में स्थिति किस प्रकार से है ये हमको देख लेनी है। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ का जो जीवन है वो कैसा जीवन है, शिकारी जीवन है। यानी राजस्थान के जो लोग हैं मेरे भाई, यहाँ शिकार कर रहे हैं, शिकारी जीवन पर आधारित अपनी लाइफ स्टाइल उन्होंने बदल दी है, याद रखना। यानी जानवरों का शिकार किया है, शिकार के बाद यहाँ उनको पेट भरा जा रहा है, भोजन की व्यवस्था हो पा रही है शिकार के माध्यम से। कृषि के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई आपसे पूछ ले कि इस काल की मैं बात कर लूं, क्या कृषि के प्रमाण मिले हैं क्या, तो आपको याद रखना है इस काल में राजस्थान में कृषि के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। पुरा पाषाण काल में राजस्थान में कृषि होती थी या नहीं होती थी, ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर मिला है कि यहाँ आपको पता लग जाएगा, या तो कोई धारदार हथियार मिल जाएगा या कोई पत्थर के औजार मिल जाएंगे, जिनसे आपको ये पता स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ इनसे शिकार किया जाता था
और जानवरों का शिकार करने के बाद, मरने के बाद उनका सेवन करके, मांस का सेवन करके यहाँ राजस्थान के लोग हैं वो जीवित रहे होंगे। ये किस काल की मैं बात कर रहा हूं? पुरा पाषाण काल की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन आपको मध्य पाषाण काल की तरफ भी बढ़ना है। एक बार देखते हैं मध्य पाषाण काल। चलिए मेरे भाई, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की स्थिति क्या है, यहां राजस्थान में आपकी इस समय कैसी भोजन व्यवस्था है, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहां प्रारंभिक पौधों का उपयोग किया जाता था, यानी आपके प्रारंभिक पौधों का, प्रारंभिक पौधों का, प्रारंभिक पौधों का मतलब क्या हो गया? प्रारंभिक पौधों का मतलब हो गया, सीधा सीधा आप ये समझिए कि आपकी कोई फसल उगी है और उसको ही सीधा खा लिया। जैसे पालक है, पालक को अब इस समय आपके राजस्थान के जो निवासी हैं उनको राजस्थान के उस समय पता ही नहीं है कि खा क्या रहे हैं, सीधा ही उसको सेवन कर रहे हैं। यानी जो मैं बात कर लेता हूं, नवजात जो पौधे होते हैं वो नवजात पौधों को क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ये सेवन कर रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नवजात पौधों का सेवन कर लिया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं, पुरा पाषाण काल हमने देख लिया, मध्य पाषाण काल हम देख लिया। अब आगे हम एक और काल की चर्चा कर लेते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा, नव पाषाण काल की मैं बात कर लेता हूं कि नव पाषाण जो काल है, इस नव पाषाण काल में आपकी स्थिति क्या है, यहां इस समय आपकी भोजन व्यवस्था क्या रही है। तब आपको याद रखना है कि नव पाषाण काल में जो भोजन व्यवस्था है वो याद रखना है, कृषि की शुरुआत यहां पर हो गई है। यहां आपको याद रखना कृषि की क्या हो गई है मेरे भाई, कृषि की शुरुआत हो गई है। और यहाँ राजस्थान में अब अच्छी तरह से यहाँ कृषि का क्या किया जाएगा मेरे भाई, कृषि उगाई जाएगी या खेती की जाएगी। और खेती के बाद मनुष्य है वो अपने धीरे धीरे पेट पालन की तरफ आगे बढ़ रहा है। नवपाषाण काल देखने के बाद आपको याद रखना है ताम्र पाषाण काल आता है। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल में आपको याद रखना है, देखो ये वैसे तो बहुत डिटेल से याद करने पड़ते हैं लेकिन आपकी परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूं। और जिस बच्चे ने ढंग से समझ लिया, एक प्रश्न उसका कभी भी गलत नहीं होगा, यहां से गारंटी है। ताम्र पाषाण काल में यहां जो खेती तो की जा रही है मेरे भाई, लेकिन संगठित खेती की जा रही है। अब की बार खेती में जो काम किया जा रहा है वो घर परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। साथ में ही अधिशेष उत्पादन किया जा रहा है, याद रखना मेरे भाई, अधिशेष, यानी अधिशेष मेरे भाई याद रखना, अधिशेष उत्पादन का मतलब है इस प्रकार से उत्पादन किया जा रहा है कि आगे भविष्य में भी जरूरत पड़े तो उस अनाज को रखा जाए ताकि आगे के लिए सोचा जाए। इस प्रकार से क्या की जा रही है, ताम्र पाषाण काल में खेती की जा रही है। दोबारा एक बार नोटिस करेंगे मेरे भाई, कृषि की स्थिति हम देख रहे हैं सबसे पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल में और कृषि का किस तरह से राजस्थान में विकास हुआ। पुरा पाषाण काल में यहाँ शिकारी जीवन चलता था, कृषि के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मध्य पाषाण काल की बात करूं, प्रारंभिक पौधों को ही मनुष्य सीधा भोजन करके अपना पेट भरता था। तो नव पाषाण काल में धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हो गई और ताम्र पाषाण काल में हमने अच्छी तरीके से संगठित कृषि कर लिए है, आपको याद रखना। अब सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, गुरुजी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा यहां से? तो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यहां से बनेगा। इसलिए अभी तक का जो आपको याद रखना है निष्कर्ष क्या है मेरे भाई, निष्कर्ष यही है कि मुख्य कृषि प्रमाण नव पाषाण ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। यानी आपसे कोई पूछ ले मुख्य कृषि, मुख्य राजस्थान में मुख्य कृषि के जो प्रमाण हैं, ये प्रमाण आपको कहां से कहां तक के देखने को मिले हैं, तब आपको याद रखना है मेरे भाई नव पाषाण ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, नव पाषाण काल से लेकर के या ताम्र पाषाण काल है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिले तब आपका सटीक आंसर होगा। यानी आपसे कोई पूछ ले राजस्थान में कृषि के प्रमाण किस काल में मिले हैं, तब आपको याद रखना है मेरे भाई फर्स्ट विकल्प में आपको यदि दे रखा है क्या, फर्स्ट विकल्प में आपको दे रखा है मेरे भाई नव पाषाण काल, तो सटीक आंसर होगा नव पाषाण काल। यानी राजस्थान में कृषि के जो साक्ष्य हैं नव पाषाण काल में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। यदि ये आपके चारों ऑप्शन में नहीं दे एग्जाम में, तो सेकंड आपको देखना है नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो ताम्र पाषाण काल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? और दोनों दिख जाए गुरुजी तो कौन सा आंसर करें, दोनों विकल्प में हो तो नव पाषाण काल आपको कर रहे हैं। दोबारा समझिए,
राजस्थान में कृषि के प्रमाण है नवपाषाण काल में शुरू हो जाते हैं, याद रखना। और नवपाषाण काल विकल्प में नहीं मिले तो ताम्रपाषाण काल आपको सही विकल्प चुनना होगा। और यदि दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तब आपका नवपाषाण काल है वो क्या होगा, सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए, अब हमने इतनी स्थिति देख ली है, अभी तक का निचोड़ भी हमने देख लिया है गुरुजी, ठीक है, कि हमारी जो कृषि है राजस्थान में वो नवपाषाण काल में शुरू हुई और ताम्रपाषाण काल में है वो थोड़ी फली फूली है। लेकिन आपको प्रागैतिहासिक जो स्थल है और यहाँ फसल उत्पादन के प्रमाण कहां कहां से मिले हैं, इनकी एक बार हमें चर्चा करनी है। आरपीएससी का सीधा सीधा ये प्रश्न हर बार परीक्षा में बनता है, इसलिए इनकी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं कि प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल, प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल एवं फसल उत्पादन के प्रमाण, एवं फसल उत्पादन के प्रमाण हम देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल के आपके स्थल कौन कौन से हैं और वहां से कौन कौन सी आपकी फसलें मिली हैं, ये आपको याद रखना है। जिनमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात कर लेता हूं कालीबंगा की। याद रखना मेरे भाई, कालीबंगा से आपका प्रश्न बनेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कालीबंगा में फसल से जोड़ करके पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। याद रखना, इस कालीबंगा को फसल से जोड़ करके ही पढ़ना है, आपको याद रखना। आरबीएससी का ये फेवरेट टॉपिक होता है कालीबंगा, यहां से प्रश्न मिलता है, लेकिन कृषि से जोड़ के पढ़ना है, आपको याद रखना। सबसे पहले तो कालीबंगा है क्या चीज, कहां पर है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला सुना है क्या मेरे भाई? याद रखना, उस हनुमानगढ़ जिले में है ये कौन सी बंगा है, कालीबंगा है। सबसे पहले तो हनुमानगढ़ में स्थित है। दूसरी बात इसकी कौन सी याद रखनी है कि कालीबंगा से जो फसल मिली है उसमें किसके प्रमाण मिले हैं? सबसे पहले ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है, याद रखना। यानी एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, जिसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता या सिविलाइजेशन। और इसका क्या है मेरे भाई, इसका स्थल है मेरे भाई, याद रखना, या प्रमुख केंद्र आप इसे मान सकते हैं। का प्रमुख केंद्र के रूप में किसको जाना गया है? आपके कालीबंगा को। चलो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लेकिन यहां से हमें खेती से संबंधित क्या प्रमाण मिले हैं वो हमें जानने हैं। यहां से आपको प्रमाण क्या मिला है, यहां से आपको खेती से संबंधित, जो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राजस्थान में कृषि, तो इसको अब इससे जोड़ के पढ़ना है, आपको याद रखना। तो सबसे पहले तो यहां जुते हुए खेत मिले हैं मेरे भाई, याद रखना। समझ में आ गई क्या? चलिए, क्या मिले हैं? जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, यानी खेत मिले हैं मेरे भाई। और वो भी कैसे मिले हैं? जुते हुए आपको क्या मिले हैं? खेत यहां पर मिले हैं, याद रखना। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख लीजिए, जुते हुए खेत मेरे भाई। ठीक है, जुते हुए खेत। चलिए ठीक है, जुते हुए खेत यहां से आपको मिल गए। दूसरा यहां पर दोहरी जुताई पद्धति है, याद रखना मेरे भाई, दोहरी जुताई पद्धति, दोहरी जुताई, यानी खेत में एक बार जुताई नहीं की जाती थी आपके भैया, कितनी बार? दो बार यहां पर जुताई की गई है, एक बार यूं और एक बार यूं, यानी क्रॉसिंग आप कह सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं? क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गई कैसी होती है मेरे भाई? याद रखना है, दोहरी यहां पर आपकी जुताई के प्रमाण आपको मिले हैं। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी को यह जान करके खुशी होगी कि आपकी एग्जाम बड़ी नजदीक है, और इस एग्जाम में मेरे भाई याद रखना, एग्जाम से पहले आपका ये सिलेबस करवाया जा रहा है। आपको YouTube पर डालने के पीछे एक ही रीजन है कि जो विद्यार्थी लास्ट समय में यदि जो टॉपिक छूट गए हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए ऑफर भी चल रहा है। सभी एजुकेशन हब हमारा गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां जाके जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं जीके के, वो प्यारे विद्यार्थियों जाके कवर कर सकते हैं। मात्र 999 में हम आपको क्या दे रहे हैं, आपको प्यारे साथियों ये बैच उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है। चलिए, यहां पर दूसरी बात, कालीबंगा से किस किस फसल के आपको साक्ष्य मिले हैं, तब आपको याद रखना है कि कालीबंगा से एक तो जौ और एक गेहूं की खेती होती है। किसके? एक तो यहां पर जौ की खेती प्लस एक किसकी, गेहूं की खेती होती है मेरे भाई। जौ और गेहूं की क्या होती है, खेती के साक्ष्य यदि कहीं से मिले हैं तो कहां से मिले हैं, आपको याद रखना है कालीबंगा।
देखिए कालीबंगा सिविलाइजेशन है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। यहाँ राजस्थान में जुते हुए खेत मिले हैं, दोहरी जुताई मिली है और जौ और गेहूं के क्या है यहाँ पर आपकी खेती के प्रमाण मिले हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। भारत में खेतों के प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कहीं से मिले हैं तो याद रखना कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। यानी खेत आपके स्पष्ट रूप से यदि कहीं देखने को मिले हैं तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए दूसरे नंबर पर कालीबंगा सिविलाइजेशन हो गई। दूसरे नंबर पर एक प्रमुख स्थल की चर्चा करते हैं जिसका नाम क्या है? आहड़ बनास संस्कृति। क्या नाम है? आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति। और याद रखना ये आहड़ बनास संस्कृति है, ये आपके राजस्थान के किन जिलों के आसपास है? उदयपुर जो बेल्ट है, याद रखना आपका उदयपुर क्षेत्र है, इसके आसपास की यहां पर चर्चा की जा रही है, आपको याद रखना है। अब यहां कृषि की क्या स्थिति है उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना यहां जो प्रमुख आपका आहड़ बनास संस्कृति है, इसके प्रमुख केंद्र किसका है, यानी इसके जो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। तो प्रमुख स्थल के रूप में आपको क्या क्या नाम याद रखना है? एक आहड़ याद रखना है, यानी इसमें आहड़ सभ्यता आ जाती है। आहड़ के साथ एक और सभ्यता है जिसका सिविलाइजेशन का नाम है ग्लुंड, यानी ग्लुंड आपकी सिविलाइजेशन। और साथ में ही आपको याद रखनी है बालाथल। कौन सी है? बालाथल सिविलाइजेशन है, वो भी इसी में आ गई है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमें क्या चर्चा करनी है, इसमें ही आपको याद रखनी है कि इस संस्कृति में प्रमाण क्या मिले हैं। आपको याद रखना है यहां किन चीजों का आपको प्रमाण देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो याद रखना यहां पर गेहूं के प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। किसके? गेहूं के प्रमाण मिलेंगे मेरे भाई। गेहूं के बाद एक फसल आती है जिसका नाम है जौ। गेहूं, गेहूं के बाद जौ, जौ के बाद मेरे भाई चना, और चने के बाद में आपको याद रखना है मसूर है। इस मसूर के क्या मिलते हैं? प्रमाण आपको यहां देखने को मिलते हैं। साथ में ही इस आहड़ बनास संस्कृति के आपके जो मिट्टी के बर्तन हैं जिनको बोलते हैं मृद भांड, इन मृद भांड में अनाज भंडारण का, यानी अनाज को इकट्ठा करने के, इन गेहूं जौ चना इन सबको आगे स्टोरेज किया जाए, इसके लिए मिट्टी के बड़े बड़े पात्र मिले हैं जिनको मृद भांड कहा जाता है। मिट्टी को बोलते हैं मृद, तो याद रखना मृद और भांड को बोलते हैं पात्र, इसलिए मृद भांड के अनाज भंडारण के साक्ष्य मिले हैं। समझ में आ रहे हैं क्या? मृद भांड, मृद भांड के अनाज भंडारण, यानी अनाज को इकट्ठा करने के लिए मेरे भाई यहां स्टोरेज करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं। ये भी आपको साक्ष्य कहां से देखने को मिले हैं? आहड़ बनास संस्कृति से मिले हैं। इतना ही नहीं, यहां आपको पत्थर और तांबे के कृषि उपकरण मिले हैं, यानी आपको पत्थर के प्लस तांबे के यहाँ क्या मिले हैं? कृषि के औजार मिले हैं। यानी आपको जो कृषि करनी है उसके लिए जो हल चाहिएगा, आपको उसके लिए जो मेज चाहिएगी तो किसकी बनी है? पत्थर के बने हैं मेरे भाई, याद रखना। कुछ उपकरण तांबे के भी मिले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक सभ्यता और आपको याद रखनी है तीसरे नंबर पर जिसका नाम है बालाथल। कौन सी सभ्यता है? बालाथल। बालाथल के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो आपको याद रखनी है कि जो ये बालाथल सभ्यता है ये आपकी कहां स्थित है? ये भी आपकी उदयपुर में है। कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है बालाथल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहां कौन कौन सी बातें याद रखनी है? नव पाषाण से ताम्र पाषाण कालीन स्थल के रूप में कौन सा जाना जा रहा है? बालाथल सभ्यता। यहां सबसे पहले तो जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? जले हुए अनाज के अवशेष। जले हुए अनाज के अवशेष, यानी अब यहां से स्पष्ट तो निर्णय नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि अनाज को उस समय भून भून करके खाया जाता हो। उस समय ये का मानव है वो इस बात से प्रचलित ये अनभिज्ञ होता हो कि रोटी किस तरह से बनती है। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो सीधे ही अनाज को जला लिया जाता था, भून लिया जाता था और उसके बाद सेवन किया जाता हो। तो एक तो जले हुए अनाज के अवशेष यहां से मिले हैं। एक यहां से जो स्थायी कृषि मिली है, याद रखना, यानी स्थायी कृषि की जो ग्रामीण व्यवस्था है, स्थायी कृषि की
जो स्थायी कृषि है इसकी क्या है, ग्राम व्यवस्था मिली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि गांव के आसपास यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह तो सभी लोग रहते थे और उसके बाद उनके खेत रहे होंगे मेरे भाई चारों तरफ, तो वो भी है, ये व्यवस्था इन्होंने बांट रखी थी। साथ में ही कृषि के साथ साथ यहाँ पशुपालन भी होता था। क्या होता था, पशुपालन। तो ध्यान रखना, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। और एक और बात बता दूं, पशुपालन के साथ जब जब कृषि की जाती है तो इन दोनों को ही मिला करके हम मिश्रित कृषि का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि। कोई आपसे पूछ ले कि मिश्रित कृषि क्या है, तो आपको याद रखनी है कि जब हम फसल उगाते हैं, खेती करते हैं और साथ में ही पशुपालन करते हैं, कोई जानवर रखते हैं, तो समझ लो इन दोनों को ही मिश्रित कृषि के रूप में जाना जाता है। चलिए एक और सभ्यता स्थल की मैं बात कर लेता हूं, गणेश्वर जोधपुरा की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। एक और हम चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। देखिए गणेश्वर जोधपुरा, और ये संस्कृति कहाँ है, जल्दी से मुझे बता दो। ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, ये आपकी कहाँ है मेरे भाई, सीकर में। कहाँ है, ये संस्कृति आपकी सीकर में है। अब आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो याद रखना ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है आपकी ये सभ्यता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मिला क्या क्या है, एक तो तांबे के हल मिले हैं मेरे भाई, जो तांबा होता है उस तांबे के क्या मिले हैं आपको, हल मिले हैं। यानी खेत को जोतने के लिए तांबे के हल बने होते थे, याद रखना। एक होता है फावड़े, यानी फावड़े का मतलब है कृषि का उपकरण है मेरे भाई, मिट्टी को ऊपर खोदने के लिए एक हथियार होता है जिसको फावड़ा बोला जाता है। एक लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी मिलती है, तो वो कुल्हाड़ी भी यहां से मिलती है। तांबे का आपको याद रखना, एक तो हल मिला है, फावड़ा मिला है, और एक क्या मिला है, कुल्हाड़ी यहां से मिलती है। यानी इसका मतलब यहाँ मेटल का प्रयोग किया गया है मेरे भाई, धातु का प्रयोग किया है, तांबे का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा याद रखना मेरे भाई, यहाँ धातु कह लीजिए या मेटल कह लीजिए, इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। आपसे सीधा कोई पूछ ले कि तांबे का प्रयोग, तांबे के हल कहां से मिले हैं, मेटल के हल कहां से मिले हैं, तो बता देना मेरे भाई, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है सीकर में, यहां से आपको ये हल मिलते हैं। समझ में आ गई क्या मेरे भाई। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तब आपको याद रखना है मेरे भाई, अब यहाँ आपके कृषि तकनीक एवं साधन कैसी होती थी, इसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कृषि की तकनीक कैसी होती थी। चलिए कृषि तकनीक, अब देखिए कृषि तकनीक की हम बात कर लेते हैं। यानी इस समय आपकी जो कृषि है वो किस पर आधारित थी, सबसे पहले तो वर्षा पर आधारित थी। यानी इस समय जो आपकी कृषि होती थी वो वर्षा पर डिपेंड होती थी मेरे भाई, वर्षा पर आधारित। यानी यहाँ पर इंतजार किया जाता था कि बारिश कब हो, और बारिश होने के बाद यहाँ फसल उगाई जाती थी। इस समय यहाँ पर आपके जो कृषि के उपकरण होते थे वो प्राय लकड़ी के, पत्थर के या तांबे के होते थे। किस किस के, लकड़ी, पत्थर या आपके तांबे के क्या होते थे मेरे भाई, उपकरण होते थे। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है नदी घाटी कृषि होती थी। यानी आपकी जो कृषि होती थी वो नदियों के किनारे पर होती थी मेरे भाई, इसीलिए इनको बोला जाता है नदी घाटी। कैसी घाटी, नदियों के किनारों पर मेरे भाई याद रखना आपकी ये कृषि की जाती थी। और प्राय आपकी जो प्रमुख नदी है राजस्थान में वो कौन कौन सी होती थी, एक तो घग्गर नदी है, और घग्गर नदी के साथ में ही आपकी कौन सी है, बनास नदी है। प्राय इन दोनों नदियों के किनारे पर आपकी कृषि की जाती थी। और सभी जो कृषि है इसमें पूरा परिवार मेहनत करता था, आपकी तरह यहाँ आयुष की परीक्षा देने के लिए वो इंतजार नहीं कर रहे थे। इसलिए सामूहिक कृषि श्रम प्रणाली थी। यानी जो सभी लोग थे वो मिलकर के मेरे भाई क्या करते थे, यहाँ पर कृषि करते थे, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं, सामूहिक कृषि बोल रहे हैं मेरे भाई। सब घर वाले मिलकर के इस समय क्या कर रहे थे, राजस्थान में कृषि करते थे। अब इसके सामाजिक और आर्थिक क्या प्रभाव हुए, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहे मेरे भाई, वो भी देख लीजिए। सामाजिक व आर्थिक इसके जो प्रभाव हैं वो क्या रहे हैं, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं।
अब देखिए ये जो कृषि हुई है इससे क्या क्या फायदा हुआ है, सामाजिक आपके रूप से किस तरह से योगदान मिला है। तो देखो एक तो स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ है, स्थायी आपकी बस्तियों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे भाई पहले जो मानव है वो किस पर डिपेंड रहता था, इससे पहले कृषि से पहले राजस्थान में विशेष संदर्भ चल रहा है। तो इस समय मनुष्य अपना पेट पालन तो करेगा, वो शिकार पर आधारित था। और शिकार जब आसपास कोई मनुष्य रह रहा है 5 साल से 10 साल से, तो आसपास के जितने भी जानवर हैं लगभग लगभग सबको निपटा दिया होगा, सबको मार कूट करके खा गया होगा। अब तो शिकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो या तो उसको पर डे बहुत दूर जाना पड़ेगा शिकार करने के लिए, या उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी भाई बात। इसलिए वो दूसरी जगह कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां ऐसे विचरण करता हुआ चलता जाता था, पूरे परिवार को साथ लेकर के जाता था। अब उन्होंने कहा कृषि व्यवस्था हो गई है, तो कृषि व्यवस्था होने के बाद उन्होंने खेतों में अब फसल उगाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा जाने की जरूरत नहीं है, घरों के आसपास यहाँ सब लोग सेट हो जाइए, इनमें फसल कर लेंगे, आराम से सारे पेट भर लेंगे। तो एक तो स्थायी बस्ती का निर्माण हो गया, याद रखना। दूसरी बात, यहां जब फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो मेरे भाई अब फसल का उत्पादन हो रहा है, साथ में वो क्या करने लग गए, व्यापार करने लग गए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें साल भर के लिए जरूरत कितनी है, मान लेते हैं कि 50 क्विंटल आपके गेहूं की जरूरत है, हो कितने गए आपके 80 क्विंटल हो गए। उन्होंने कहा 30 क्विंटल गेहूं है, किसी को दे दीजिए, अगले साल अपन के तो फिर हो जाएंगे। बदले में क्या लिया जाए, बदले में सोना ले लो, चांदी ले लो, पैसे ले लो, जो भी लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहां से व्यवसाय भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब यहां पर जब दौलत आ गई है, शौहरत आ गई है जीवन में, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, औरत को भी लाया जाए। और मेरे भाई यहाँ इन्होंने एक स्थायी व्यवस्था बना दी, जिससे क्या हुआ, जनसंख्या भी वृद्धि होने लगी। किसकी वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि भी होने लग गई। और जब जनसंख्या वृद्धि होने लग गई, एक तरह से जो आपका समाज है, वो समाज अब क्या बन गया मेरे भाई, सामाजिक संगठन के रूप में उभर के आ गया है, याद रखना। इसलिए तुम कहते हो ना, कौन चार लोग, पीछे से चार लोग जो पीठ पीछे बात करते हैं, वो समाज के चार लोग यही है। समझ में आ गई बात, इनका विकास कैसे हुआ है। अभी कोई तुमसे कहे कि ठीक है वो चार लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, उनको कान पकड़ के लेके आना कि देखो हमारे पूर्वज पहले मांस खाते थे, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे भाई साहब ने व्यवस्था बैठाई, बड़ी मुश्किल से उनके अनाज होने लगा, फिर उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करने के बाद उनको लगा कि दौलत शौहरत सब आ गई है, औरत लेकर के आ गई, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, उसके बाद उनका सामाजिक संगठन बन गया। अब तुम चार लोग बैठ के हमारी बुराई कर रहे हो, चार लोग तुम यही हो इनमें से ही। समझ में आ गई, औकात दिला देना याद मेरे भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई है मेरे भाई, तब आपको याद रखना है, अब आयुष दृष्टिकोण से आपको अनाजों को पढ़ना है। आपका मूल इस चैप्टर को डालने के पीछे कुछ तो निष्कर्ष रहा होगा। आयुष दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, इनका विश्लेषण करते हैं। चलिए, आयुष दृष्टिकोण से इनका क्या करते हैं, फसलों का विश्लेषण करते हैं। यानी आयुष दृष्टिकोण से राजस्थान में जो फसल है, इनका क्या कर लिया जाए, विश्लेषण कर लिया जाए, तो सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान हमें मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि कोई भी आपका अनाज है, राजस्थान में कोई भी अनाज है, तो अनाज पर आधारित यदि हम भोजन कर रहे हैं तो सात्विक भोजन हमें मिल रहा है। यानी आपसे कोई पूछ ले अनाज आधारित भोजन, अनाज आधारित यदि तुम भोजन करोगे मेरे भाई, तो ये भोजन किस भोजन में शामिल किया जाएगा, सात्विक भोजन माना जाएगा। कैसा भोजन माना जाएगा, ये सात्विक भोजन हो गया आपका। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सात्विक भोजन हो गया। दूसरे नंबर पर यदि कोई आपसे पूछ ले कि यदि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें मोटे अनाज है मेरे भाई, कैसा अनाज है, मोटे अनाज। मोटे अनाज को बोलते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया होगा, मिलेट्स के नाम से जानते हैं, मिलेट्स। और यदि मिलेट्स का आप सेवन कर रहे हैं तो आयुर्वेद की भाषा में मेरे भाई इसको अग्नि दीपक माना जाता है, बलवर्धक माना जाता है। यानी अग्नि दीपक और बलवर्धक, शरीर में ताकत भी बढ़ाता है, इस रूप में इसको अनाज को जाना जाता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा संदर्भ हम देख लेते हैं मेरे भाई। तीसरा आपको याद रखना है कि ऋतु के आधार पर यह जो फसल होती है, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाई थी, ऋतु पर आधारित या ऋतु पर आधारित फसल। और ऋतु पर आधारित कोई यदि फसल है, तब आपको याद रखना है
इसे ऋतुचर्या का आधुनिक रूप बोला गया है। किसका नाम बोला गया है? ऋतुचर्या का आधुनिक रूप माना गया है। यानी जैसी ऋतु आए उसी के आधार पर आपको क्या करना है? भोजन करना है। ठीक ठीक है मेरे भाई, मैंने बताया था जैसी ऋतु वैसा ही हमें भोजन करना है। आयुर्वेद के अनुसार हमें किस प्रकार से उसका लाभ मिलेगा ये भी पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। यदि कोई विद्यार्थी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखना, आयुष के पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक भी यूट्यूब पर डाल रखा है, आपके एप्लीकेशन में कोर्स ले रखा है, उन सबको डाल रखा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और कृषि आधारित यदि जीवन है तो तुम्हारी स्वस्थ दिनचर्या रहेगी, आपको याद रखना है। निष्कर्ष क्या निकल के आया? सर जी ये टॉपिक डाला तो डाला क्यों? टॉपिक इसलिए डाला है मेरे भाई कि राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त कृषि के साक्ष्य ये सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ के निवासियों ने पर्यावरण के अनुरूप फसल उत्पादन किया है, उन्नत कृषि की टेक्निक लेकर के आए हैं, तकनीक लेकर के आए हैं, आहार संस्कृति को यहाँ विकसित किया है। और यही परंपरा आगे चलकर के राजस्थान की ऐतिहासिक कृषि व्यवस्था और आयुर्वेदिक आहार दर्शन की आधारशिला बनी है। आपके टॉपिक में इसलिए डाला गया है ताकि आपको इन फसलों का जब आपको नॉलेज रहेगा तो मेरे भाई साथ में ही आप इसे आयुर्वेद के जोड़ के पढ़ पाओगे। इतनी बातें समझ में आ गई क्या मेरे भाई? तो पहला आपका 2.1 जो ये टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया कि एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ राजस्थान। समझ में आ गई मेरे भाई? ये टॉपिक आपका हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम 2.2 टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम क्या है? एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन एंसेंट एंड मिडाइवल राजस्थान। चलिए मेरे भाई इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक बार इस 2.1 टॉपिक की रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद मेरे भाई इस 2.2 की तरफ चलते हैं। देखो राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल, उसकी कृषि का विकास हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में राजस्थान में शिकारी जीवन था, कृषि के कोई प्रमाण नहीं मिले। मध्य पाषाण काल का समय आया, यहाँ प्रारंभिक पौधों का सेवन करके मनुष्य जीवन यापन कर रहा था। नव पाषाण काल में जाकर के कृषि के साक्ष्य राजस्थान में देखने को मिले हैं और ताम्र पाषाण काल में जाकर के तो कृषि बढ़िया अपने क्या है यहाँ संगठित रूप में पहुंच गई। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कृषि के प्रमाण कब मिले हैं तो नव पाषाण काल आपका पहले आपके प्रायोरिटी आंसर रहेगा, दूसरे नंबर पर ताम्र पाषाण काल। फिर हमको याद रखना है कि सभ्यताएं हैं, प्राग ऐतिहासिक के स्थल कौन कौन से हैं, ये स्थल हो गए और इनमें आपकी फसल के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो ये हो गए। जैसे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है उसका ये एक पार्ट है मेरे भाई। इसका जो प्रमाण है क्या क्या मिला है, यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, दोहरी जुताई आपको मिली है। आहड़ बनास संस्कृति उदयपुर के आसपास है, यहाँ के याद रखना मेरे भाई आपके गेहूं जो चना मसूर है इनके प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन हैं, उनका अनाज संग्रहण के रूप में उपयोग किया जाता था। और पत्थर और तांबे के क्या है, कृषि के औजार बनाए गए। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, यहाँ से जले हुए अनाज के साक्ष्य मिले, स्थायी कृषि व्यवस्था मिली है। और यहाँ मिश्रित कृषि मिली है। मिश्रित कृषि का मतलब है यहाँ कृषि तो हो रही थी, अब ये कृषि के साथ साथ यहाँ पालतू जानवर लेकर के आ गए, यानी आपके पशुपालन भी हो गए। तो पशुपालन और कृषि जब किया जाएगा तो उसे मिश्रित कृषि भी बोला जाएगा। गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता सीकर जिले के आसपास है, इसे ताम्र पाषाण काल इसलिए बोला गया है कि यहाँ तांबे का प्रयोग बहुतायत किया गया है। इसलिए प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ निम्न में से किन सभ्यता में तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे के कुछ भी मिले, तो याद रखना आपको गणेश्वर सभ्यता जरूर करके आनी है। तांबे के हल, तांबे के फावड़े, तांबे के कुल्हाड़ी, यानी तांबा मेटल का जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ किया गया है मेरे भाई? याद रखना गणेश्वर सभ्यता में किया गया है कॉपर का प्रयोग। चलिए मैं बात कर लेता हूं कृषि तकनीक। राजस्थान में इस समय जो कृषि थी वो पूरी वर्षा पर आधारित थी, नहरों के द्वारा कम यहाँ खेती की जाती थी। उस समय कोई बोरवेल वगैरह आपकी ट्यूबवेल वगैरह थी नहीं, इसलिए वर्षा पर आधारित फसल थी। लकड़ी पत्थर तांबे के उपकरणों से कृषि की जाती थी। नदियों की घाटी के किनारे पर आपकी मुख्यतः गग्गर बनास नदियों के किनारे खेती की जाती थी। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती करते थे जिसे सामूहिक कृषि के रूप में जानते हैं। जिसका फायदा क्या हुआ, स्थायी बस्तियां बन गई, लोग व्यापार करने लग गए, फिर जनसंख्या में वृद्धि हो गई, सामाजिक संगठन बन गया और वही 4 लोग आप तैयारी कर रहे हो, आयुष के लिए मेहनत कर रहे हो। समझ में आ गई मेरे भाई बात? इतनी बात समझ में आ गई है। आयुष दृष्टिकोण से अनाज पर आधारित भोजन सात्विक भोजन होता है। मोटे अनाज मिलेट्स होते हैं वो अग्निदीपक होते हैं, बलवर्धक के रूप में होते हैं। ऋतु पर आधारित फसल है वो ऋतुचर्या के रूप में जानी जाती है। पिछली क्लास में हमने इनका डिटेल से अध्ययन कर लिया था। अब टॉपिक 2.2 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, याद रखना ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2.2। और ये 2.2 ही है ना, ठीक है मेरे भाई 2.2 ही है। और इसका क्या है, ये टॉपिक है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थान में फसल उत्पादन। प्राचीन एवं मध्यकालीन
प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थान में कृषि का या फसल का उत्पादन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फसल उत्पादन। इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, ये बात समझ में आ गई हो तो आप आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। 2.2 टॉपिक का नाम क्या है हमारा? प्राचीन एवं मध्यकालीन राजस्थान में फसलों का उत्पादन हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो कृषि परंपरा है, ये प्राग ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होकर के प्राचीन और मध्यकालीन काल तक विकसित रही। ऐतिहासिक अभिलेख मिले, पुरातात्विक उत्खनन किए गए और साहित्यिक स्रोतों के से हमें फसल उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। गुरुजी आप किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ फसल होते थे, मुझे बताओ। ये मैं नहीं कह सकता, न कोई इंस्टाग्राम की रील मिली है, न कोई फेसबुक पर मुझे रील मिली है। तो मेरे भाई हमें कहाँ से प्रमाण मिले हैं? या तो किसी पत्थर पर अभिलेख मिला है, उसमें इनके मिल गए हैं, या कोई आपके साहित्यिक स्रोत है उनसे पता लग गया कि इस समय किसी फसल का नाम हमें आ गया हो। याद रखना, तो आपके ये जो हमारे ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनसे हमें फसल के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि ने सामाजिक, आर्थिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से योगदान दिया, अभी मैं जस्ट आपको बता चुका था। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए मेरे भाई, अब आपको याद रखना है कि प्राचीन राजस्थान में फसल का उत्पादन होता था, वो आपका क्या था। चलिए मेरे भाई एक बार आगे बढ़ते हैं, प्राचीन राजस्थान की बात कर लेते हैं, प्राचीन के बाद हम आएंगे मध्यकालीन पर। तो चलते हैं कि प्राचीन राजस्थान में फसल उत्पादन। प्राचीन राजस्थान में फसल उत्पादन, और प्राचीन राजस्थान में जो ये फसल उत्पादन हो रही है, अब इसको हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि प्राचीन राजस्थान में प्रमुख फसलें कौन सी थी। कोई आपसे कोई पूछ ले कि प्राचीन राजस्थान में हम जो राजस्थान में फसलें उगाते थे वो कौन सी थी, तब आपको याद रखना है यहाँ गेहूं का प्रयोग किया जाता था, गेहूं फसल उगाई जाती थी। इस समय जो जो फसल होती है, ये जो कि यहाँ पर मेरे भाई खेती की जाती थी। साथ में यहाँ चना जो आपका हो गया, इस चना का प्रयोग किया जाता था। मसूर है, इसका भी प्रयोग किया जाता था। साथ में तिल और सरसों, ये दो और आपको याद रखने हैं, तिल और तिल के साथ सरसों का हम क्या है मेरे भाई, खेती की जाती है। किस में बात कर रहा हूं? प्राचीन राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं अभी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमने प्रमुख फसल देख ली। प्राचीन राजस्थान में कोई पूछ ले कि कृषि की तकनीकें कौन थी, कृषि तकनीकें यानी कृषि तकनीकें, यानी वर्तमान में तो आप देखते होंगे आधुनिक टेक्निक आ गई है। खेतों को जोतने के लिए आपके लोहे के हल चल गए हैं, ट्रैक्टर चल गए हैं मेरे भाई। लेकिन उस समय आपको याद रखना है, जो हल होता था उसे पशु के द्वारा या मानव के द्वारा खींचा जाता था। और आपका जो कुछ उपकरण है उसमें लकड़ी के साथ सेट करके, जिसे फावड़ा बोला जाता है, इनका प्रयोग किया जाता था। वर्षा पर आधारित खेती होती थी। वर्षा आधारित कृषि, कैसी खेती होती थी? वर्षा आधारित कृषि होती थी। और साथ में आपको याद रखना है, यहाँ वर्षा नहीं होती थी तो धीरे धीरे मानव आसपास जो तालाब था, उन तालाब के सहारे फिर क्या करने लगा मेरे भाई, खेती करने लगा। और तालाब थी, और तालाब के साथ में उनको क्या मिल गई, कोई भी कुआं मिल गया जिसमें पानी है, तो कुएं से भी क्या हो गई मेरे भाई, सिंचाई। कुएं से भी क्या होने लगी, सिंचाई होने लगी। यानी मानव ने कुओं का भी निर्माण किया, कुओं से सिंचाई की, तालाब से सिंचाई की, वर्षा पर आधारित कृषि होती थी। इस समय प्राचीन राजस्थान में हल फावड़े के ये कृषि जो तकनीक है इनका प्रयोग किया जाता था। अब जो अनाज होता था उसको सेव कैसे किया जाता था, उसको स्टोरेज कैसे किया जाता था, तो मेरे भाई याद रखना, उसका जो इसे स्टोरेज को बोलते हैं भंडारण। यानी आपका अनाज रखा कहाँ जाता था, तो अनाज रखने के लिए आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, आपको याद रखना, आपकी टंकियां आ गई हैं लोहे की। लेकिन उस समय जो भंडारण है उसके लिए मेरे भाई मृद भांड का प्रयोग किया जाता था। क्या होता है मृद भांड? मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने आपके बर्तन होते हैं, कुछ पात्र होते हैं, उनको मृद भांड बोला जाता है। इनका ही इस समय आपके इस अनाज का क्या किया जाता था, स्टोरेज किया जाता था। समझ में आ गई क्या मेरे भाई बात? चलिए, इनसे क्या हुआ, सामाजिक आर्थिक महत्व में बता चुका हूं। स्थायी वस्तुओं को निर्माण हुआ, यानी आपकी जो कॉलोनी बन गई, यानी एक गांव है एक जगह ही बस गया मेरे भाई। व्यापार होने लग गया, और मेरे भाई धीरे धीरे इस व्यापार के करने के बाद जनसंख्या में वृद्धि होने लग गई। ये तो है प्राचीन राजस्थान में। अब हम देखते हैं मध्यकालीन राजस्थान में। चलिए मध्यकालीन राजस्थान
चलो मेरे भाई, मध्यकालीन राजस्थान, और मध्यकालीन राजस्थान में अब हम देखेंगे फसल उत्पादन। मध्यकालीन राजस्थान में क्या देखेंगे? फसल उत्पादन। चलिए, अब मध्यकालीन राजस्थान में फसल उत्पादन को हम देख लेते हैं। यहां क्या देखना है हमको? मध्यकालीन राजस्थान में सबसे पहले वही बात है कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी। तो देखिए, मध्यकालीन राजस्थान की वही बात है, प्रमुख फसलें। लिख लीजिए मेरे भाई, यहां इस समय आपकी जो प्रमुख फसलें हैं उनका नाम एक बार लिख लीजिए। और प्रमुख फसलों में हमको याद रखना है, एक तो हो गया आपका गेहूं, गेहूं के बाद हो गया जौ, और जौ के साथ में अब हम बाजरे से परिचित हो गए मेरे भाई, याद रखना। इसलिए आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि बाजरे का उत्पादन प्राचीन राजस्थान में हुआ या मध्यकालीन राजस्थान में, तब आपको याद रखना है मध्यकालीन राजस्थान में। अब देखो, बाजरे के साथ में मक्का आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? मक्का भी आ गया, चना भी यहां पर आपका आ गया है, और चने के साथ साथ अब आपकी दालें आ गई हैं, जिनमें से देखो मूंग की दाल आ गई, एक आपकी मसूर की जो दाल आती है वो यहाँ पर दाल आ गई, आपका तिल है उसका यहाँ पर प्रयोग होने लगा है, और सरसों तो पहले से चल ही रही थी, तो सरसों भी आपके आ गई। यानी ये आपकी जो प्रमुख फसलें हैं, इनका उत्पादन है वो हम मध्यकालीन राजस्थान में करने लग गए। अब कृषि की जो प्रणाली है वो कैसी है मेरे भाई? इस समय हम कृषि तकनीक देख लेते हैं, कृषि की प्रणाली हम देख लेते हैं। तो किस तरह की कृषि टेक्निक है, प्रणाली क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहां पर तालाब, तालाब, तालाब के द्वारा खेती की जाती थी। यहाँ तालाब के साथ क्या थे? नहर थे। नहर के अलावा यहाँ कुएं भी थे मेरे भाई। कुओं के साथ साथ आपको याद रखना है, यहाँ पर खरीफ और रबी की फसलें हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। किस कौन कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसल है, और यहाँ रबी की जो फसल है उनके क्या मिले हैं? हमें साक्ष्य मिले हैं। साथ में ही याद रखना, अब तक जो लोहे के जो हल चल रहे थे, सॉरी, अब तक आपके प्राचीन राजस्थान में हल चल रहे थे, या तो तांबे के चल रहे थे, लकड़ी के चल रहे थे, या फिर प्यारे विद्यार्थियों पत्थर के चल रहे थे। इस समय आपका जो मानव है वो आपका मध्यकालीन राजस्थान में लोहे से परिचित हो गया, इसलिए अब जो लोहे के हल चले हैं, लोहे के फावड़े चले हैं। तो कृषि प्रणाली में याद रखना, लोहे से मानव परिचित हो गया, तो लोहे के हल, लोहे के हल या लोहे के क्या हैं? फावड़े हैं, वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई क्या? लोहे के हल या लोहे के फावड़े हैं, वो आपके यहाँ मध्यकालीन राजस्थान में। यानी आपसे पूछे कि यार राजस्थान के जो लोग हैं ये लोहे से परिचित कब हुए हैं, प्राचीन राजस्थान में या मध्यकालीन राजस्थान में? तो याद रखना, लोहे से परिचित मध्यकालीन राजस्थान में हुए, जबकि तांबे से पहले हो चुके थे, पत्थर से पहले हो चुके हैं मेरे भाई। समझ में आ गई बात? चलिए चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे हम फसल उत्पादन का एक क्या निकाल ले मेरे भाई, ये एक सारांश हो गया, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां नहीं आने वाली। लेकिन इसका आयुष दृष्टिकोण क्या होगा, इसकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। आयुष दृष्टिकोण देखिए मेरे भाई, इसका आयुष दृष्टिकोण क्या है, ये टॉपिक जो हमारा डाला है वो क्यों आपके आयुष वाले इस बैच में ही क्यों डाला है, सिलेबस में क्यों डाला है, इसलिए डाला है। इसका आयुष दृष्टिकोण देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आयुष दृष्टिकोण, और आयुष दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपका किस तरह से देखा जाएगा, इसकी भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि गेहूं और जौ, आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के लोग हैं गेहूं और जौ का सेवन करते हैं, आखिर इन फसलों के आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो शरीर के लिए क्या जरूरी है, या आखिर क्यों जरूरी है? तो एक तो याद रखना, हमारी जो पाचन व्यवस्था है, इस पाचन व्यवस्था को ये सुधारते हैं, इसलिए पाचन सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। और साथ में ही ये शरीर में ताकत भी देते हैं मेरे भाई, तो इसलिए बलवर्धक के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं बात कर लेता हूं, किस फसल की बात कर लेता हूं, दालों की बात कर लेता हूं। दालों में सारी दालें आपकी आ गई, इसलिए सब मैंने एक प्रयोग कर दिया है, दलहन। और दलहन का मतलब है मेरे भाई, यहां हमें क्या मिलेगा, आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन हमें मिल गया, और साथ ही शरीर को क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी मेरे भाई। तो शक्ति वर्धक के रूप में और प्रोटीन के लिए यहाँ के मानव है, उनके द्वारा किसका प्रयोग किया जाने लगा, दलहन का यूज हुआ। अब आयुर्वेदिक महत्व देख रहे हैं कि चलो ठीक है, जो तिलहन है,
तिलहन का प्रयोग क्यों किया जाता था? इस तिलहन में मेरे भाई याद रखना ऐसे आपकी सारे आपके जो अनाज आ गए जिसमें से तेल निकलता है, इसलिए इनका मतलब हो गया ये बात शीतल होती हैं। ये हमारे बात को क्या करते हैं मेरे भाई? ये बात को कंट्रोल करती हैं, बात को नियंत्रित करने का काम करती हैं। इसलिए बात शीतल के रूप में इनको जाने जाने लगा। और एक फसल चक्र मेरे भाई याद रखना, यानी जैसी आपकी फसल होगी, जैसे आपकी फसल चक्र का मतलब है आपकी जैसी राजस्थान में ऋतु है, उसी ऋतु के आधार पर राजस्थान के लोग फसल आपका जो फसल का उत्पादन करते हैं उसका सेवन करते हैं। और उसी का कुछ न कुछ आयुर्वेदिक आपका महत्व रहता है, जिसे आयुष दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। जो मैंने फर्स्ट दिन आपको जो टॉपिक कराया उस दिन इसको कंप्लीट पढ़ा दिया। निष्कर्ष क्या निकल के आया है? निष्कर्ष ये निकल के आया है कि प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थान में कृषि तकनीक, फसल उत्पादन और संसाधन वो प्रबंधन आपका उन्नत था। कृषि ने सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दे दी और आयुर्वेदिक आहार परंपराओं की नींव रख दी थी। आपको याद रखना। समझ में आ गई क्या इतनी बातें? तो पुनः एक बार बता देता हूं, दोनों टॉपिक आज के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। विधि विधान से हमारे प्यारे विद्यार्थियों, पहला टॉपिक है आपका डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ राजस्थान, यह कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। आज आपका क्रॉप्स ऑफ राजस्थान में दोनों हो गए हैं, एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ राजस्थान, और दूसरा है एविडेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन एंशिएंट एंड मिडाइवल राजस्थान। ये दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में एक वीडियो आपकी इसकी बनेगी, एक इसकी बनेगी, और मेरे भाई 2 वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को देखा है एक बार वीडियो को लाइक कर देना, सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर देना। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हमारे 4-5 टॉपिक कवर नहीं हुए, याद रखना आरपीएससी का एक ट्रेंड चल रहा है कि आपको 40% अंक लाने ही होंगे मेरे भाई, क्योंकि 40% अंक भी नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की कुछ एग्जाम हुई है लगातार 3-4, जिनमें से 2-3-4 बंदे ही पास हुए हैं, सीट खाली जा रही हैं। इसलिए पुनः कह देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने जीके नहीं पढ़ी है, जीके पढ़ लेना। अंतिम समय में 10 दिन अभी बचे हैं, याद रखना। पुनः कह देता हूं 10 दिन में भी जीके कवर हो जाएगी। 2 की स्पीड करके पढ़ लेना है। 999 में आपको बैच दे रखा है हमने। आज ही शिवी एजुकेशन हब चैनल पर जा सकते हैं। शिवी एजुकेशन हब गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में आयुष बैच ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपए में। जो टॉपिक घट रहा है उसे जल्दी से कवर कर दीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आए तो 7014495956 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।